नमस्कार। मैं सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो है कि हम जो है भाषा लिपि के बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। तो भाषा लिपि जो है वो आपके ईटीटी, आप सभी को मालूम है 59-94 जो पोस्टें हैं उनमें हिंदी से संबंधित जो विषय है उनमें एक विषय रहा है भाषा लिपि। आज हम जो है भाषा लिपि के बारे में एक तमाम तरह की जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ बच्चों, आप जो है आज भरपूर जानकारी हासिल करने वाले हैं भाषा और लिपि के बारे में कि भाषा क्या होती है, किस प्रकार से वो आगे प्रवहमान होती है, लिपि के अंतर्गत उसका क्या अहम रोल होता है। आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको एक एक सूचना भी दे देते हैं कि ईटीटी 1994 जॉब्स के लिए अब हमारा जो संस्थान है वो बैच 7 जो है वो स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें रखी जाएंगी। आपके लिए टॉपिक वाइज थ्योरी दी जाएगी। आपको आपकी सुविधा के लिए हम जो है थ्योरी प्लस एमसीक्यूज भी देंगे आपको, यानी कि टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपको दो भाषाओं के रूप में दिया जाएगा, इंग्लिश और पंजाबी, ताकि आपको समझने में काफी सुविधाजनक रहे। ठीक है, साथ ही साथ साथियों, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टैट बजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। तत्पश्चात आप डेमो देख सकते हैं और अपना सही निर्णय ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी जानकारी हासिल करने के लिए, कुछ भी आपकी जो इंक्वायरी है उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर भी आप जो है कॉल कर सकते हैं और अपना जो है जो जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ साथियों, हम आज जो जानने वाले हैं, आप सभी को मालूम है भाषा के रूप के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं? ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, भाषा के जो है मुख्य दो ही रूप होते हैं, लेकिन हम इसको तीन रूप में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे समाज के अंतर्गत सांकेतिक भाषा को भी एक नया रूप दिया गया है। कई बार क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको आपके समक्ष जो एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको जो है परिभाषित करने वाला हूं। जैसे मौखिक भाषा, जो कि हम बोलचाल की भाषा भी बोल देते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा जिसे हम बोलचाल की भाषा भी कहते हैं। लिखित भाषा यानी कि वर्णों के माध्यम से, ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं वर्णों के माध्यम से जो है बोलना या लिखना। ठीक है, वर्णों के माध्यम से जो है लिखना। ठीक है, जब हम किसी को चिट्ठी पत्र मान लीजिए हम कुछ राइट करके कुछ भेजते हैं तो वो होती है लिखित भाषा। एक होती है सांकेतिक भाषा, यानी कि इसको इशारे वाली भाषा भी कहा जाता है। इशारों के माध्यम से जब हम किसी को कुछ समझाने का प्रयास करते हैं या इशारों के माध्यम से कोई संकेत किया जाता है जिससे कि आगे वो कार्य पूर्ण रूप में होता है, उसे कहा जाता है सांकेतिक भाषा। परंतु मूल रूप से दो ही भाषा मानी गई है। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। इसका कारण ये है कि सांकेतिक भाषा जो है वो कई बार जो है गलत साबित भी होती है। मतलब संकेत जो इशारे हैं, कई बार वो गलत साबित होने के कारण सांकेतिक भाषा को मूल रूप में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपने जाना कि भाषा के रूप कितने? तीन। बट आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि भाषा के मूल रूप कितने हैं, तो आप दो ही जो है आप ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहा जाता है। भाषा के जिस रूप से मन के भावों का, जो मन के आपके भाव हैं उनका आदान प्रदान, यानी कि आप अपने मन के जो भाव हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप उसका आदान प्रदान करते हो। किसी के भावों को सुनते हो, किसी के भावों को आप परखते हो, सुनते हो और अपने भाव किसी तक पहुंचाते हो, चाहे वो बोलकर,
चाहे वो सुनकर, ठीक है, उसे कहा जाता है मौखिक भाषा। उसे क्या कहा जाता है? मौखिक भाषा, ठीक है, क्योंकि मुख के द्वारा ही हम अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसी कारण इसका नाम पड़ गया है मौखिक, बोलचाल की भाषा जिसको हम कह देते हैं। एक होता है लिखित, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी एक बार एग्जाम्पल देकर थोड़ा थोड़ा इस पर प्रकाश डाला। उसी तरह से भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिख कर, यानी कि जब हम कुछ लिख कर किसी के अपने अपने विचार हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं, तथा पढ़कर या किसी के लिखे हुए विचारों को जब हम पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है लिखित भाषा, ठीक है, उसे कहा जाता है लिखित भाषा। अब हमने मौखिक भाषा जाना, दूसरा हमने लिखित भाषा जाना, फिर आता है हमारे पास तीसरे ऑप्शन में सांकेतिक भाषा। अब ये क्या है? कप या चाय की केतली की ओर उंगली कर संकेत करना। इसका आधार ये है, मान लीजिए आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हो, आप उसको, ठीक है, वहां जाकर इशारा करते हो चाय या कप या के, है ना, चाय का, तो इसी तरफ आप किसी कप की ओर इशारा करें, आप किसी केतली की ओर इशारा करें, तो उसको ये अनुभव हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि चाय पीने के लिए इशारा किया गया है। तो कई बार ये भी हो जाता है कि आप, क्या पता हो, खाली कप ही मांग रहे हो। तो कई बार सांकेतिक भाषा गलत साबित हुई है, इसलिए इसको जो है मूल भाषा के रूप में नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो हमारी भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है ये हिंदी, कहाँ से आई है, कैसे इसका आगे जो है निर्माण हुआ, कैसे धीरे धीरे ये आई, उस तमाम उन बातों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत एवं यूरोप, दो शब्दों से बना, भारत प्लस यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली होने के कारण इसका नाम पड़ गया भारोपीय। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है? तो भारोपीय परिवार। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भारोपीय परिवार से हिंदी संबंधित है। भारतीय आर्य भाषाओं के इस 3500 वर्ष के इतिहास को उन्होंने 3 काल खंडों में विभक्त किया, कारण कि उन्होंने 3 कालखंडों में इसको बांटा है। पहली है हमारे पास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1500 ईसा पूर्व से, ईस्वी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व है, ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईसा पूर्व जो होता है, जो ईसा मसीह है, उसके जन्म से के समय से लिया जाता है, ठीक है, तो वो जो समय है वो पीछे की ओर चलता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास मध्यकालीन आर्य भाषा, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ओके। तत्पश्चात हमारे पास जो तीसरे नंबर पर आती है, वो आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक है, ठीक है। अब ये माना जाता है कि 1000 ईस्वी के अंतर्गत हिंदी का प्रचलन हो चुका था, ठीक है, परंतु इसके कहीं भी लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलते। इसके लिखित प्रमाण हमें 1100 ईस्वी और 1200 ईस्वी के अंतर्गत मिलते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 1000 ईस्वी के करीब जो है हिंदी का प्रचलन आ चुका था, हिंदी का प्रचलन हो चुका था। हिंदी का जो कहते हैं कि हिंदी अपने धीरे धीरे जो पैरों पर खड़ी होनी शुरू हो गई थी, हिंदी का जो कहते हैं कि प्रभाव है वो जो भाषाओं पर था, हमें मिलने लग गया था, ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इस संस्कृत के दो रूप माने गए, कौन कौन से? एक तो थे वैदिक संस्कृत, वेदों के द्वारा, एक थी लौकिक संस्कृत, जो लोगों के द्वारा समझी बोली आदी जाती थी। तो वैदिक संस्कृत जो थी वो 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक थी, और जो लौकिक संस्कृत थी वो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है।
इस जनभाषा के 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के स्वरूप को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कहा गया। इसी भाषा को प्राकृत, अब देखिए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, मैंने आपको पीछे ही बताया कि 1000 ईस्वी के अंतर्गत जो है हिंदी का प्रचलन हो चुका था। अब प्राकृत का मतलब था कि लोगों के द्वारा बोली गई भाषा, ठीक है। अब लिखा भी हुआ है, जिसका संस्कार नहीं किया तो जनता की जबान पर बिना संस्कारित हुए प्राकृत रूप में रही, मतलब कि लोगों की द्वारा बोले जाने वाली भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया था, ठीक है। तो पहली प्राकृत कौन सी है? पाली, ठीक है। अब पाली आपको पता, बौद्धों के ग्रंथ जो हैं, ठीक है, बौद्धों के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में है। और आपको पता है कि हम जब भी किसी को उपदेश देना है, बड़े बड़े उपदेश दिए जाते, बड़े बड़े जो धर्म गुरु हुए, ठीक है, प्रवचन दिए गए, वो लोगों की भाषा में दिए गए। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं उसको अधिक से अधिक समझ सके, अधिक से अधिक उनमें ज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो, ठीक है। तो पाली जो है वो सबसे पहली प्राकृत भाषा थी, यानी कि लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। अब आती है हमारे पास दूसरी प्राकृत। तो दूसरी प्राकृत जो थी वो थी प्राकृत भाषा, ठीक है। तीसरी आती है हमारे पास अपभ्रंश भाषा। अब अपभ्रंश और अवहट में कुछ खास फर्क नहीं था, ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा और अवहट भाषा एक ही भाषा है। थोड़ा बहुत इसमें था, लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जामिनर अवहट को नहीं देता है। अब मैं भाषा का पड़ाव आपको बता देता हूं कि भाषा का निर्माण जो है, भाषा का जो मार्ग है वो कैसे चला। पहले आती है संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, ठीक है, फिर आता है अपभ्रंश। अब देखिए, अपभ्रंश के बाद आती है अवहट, ठीक है। अब इसमें यह है कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, अवहट भाषा नहीं देता है, सीधा पूछ लेता है संस्कृत पाली। आपके पास ऑप्शन में हो सकता है संस्कृत हो, पाली हो, प्राकृत हो, अपभ्रंश हो, फिर सीधा ही हिंदी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सही सीक्वेंस अगर आप पूर्ण रूप में देखें तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भाषा का जो है क्रम है, ठीक है, भाषा का क्रम है, किस प्रकार से भाषा जो है क्रम में चली। ओके। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक, अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपभ्रंश से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? 1000 ईस्वी में। तो आधुनिक आर्य भाषाओं में जो है हिंदी आ चुकी थी। 1100 में हिंदी के लिखित प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया था। अब जान लेते हैं कि हिंदी का अर्थ क्या है, ठीक है। हिंदी का अर्थ जानेंगे। तो इसी के साथ साथियों, अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है आपने बड़ा ही आसान सा कार्य करना है और आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बड़े आसानी के साथ बन सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले अपना नेम, ठीक है, यानी कि अपना नाम, पेपर, यानी कि जिस भी पेपर से आप संबंधित हैं, चाहे वो ईडीटी 5994 से है या पीटेट से है, कोई भी आपका एग्जाम है जिसको आप क्रैक करना चाहते हैं, जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, आप उसको टाइप कीजिए। सिटी, अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से भी संबंधित है तब आप अपने गांव का नाम भी जो है राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप शहर से हैं तो आप अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने जेंडर यानी कि मेल फीमेल ये सब आपने टाइप कर देना है। तो टाइप कर कर आपने जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें मैसेज कर देना है और आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बड़े आसानी के साथ बन सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ साथियों, जैसे कि आप सभी को सूचना दे दें कि ईटीटी 5994 जो जॉब्स जो है उनके लिए बैच 7 जो है वो स्टार्ट होने वाला है कल से, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएंगी, ओके। ईटीटी, ठीक है, सेकंड पेपर जो है वो आपको 2 भाषा के रूप में रहेगा, इंग्लिश और पंजाबी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है।
और इसी के साथ आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है अगर फ्री डेमो देखना चाहते हैं तो टैट बजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, तत्पश्चात जो है आप एक फ्री डेमो देख सकते हैं और अपना निर्णय सही ले सकते हैं। आपकी बच्चे कोई भी इंक्वायरी है, किसी भी प्रकार की आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपना इंक्वायरी जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम जानने वाले हैं हिंदी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो हिंदी जो नाम है ना, हिंदी भाषा का जो नाम है वो अलग अलग अटकलें लगाई जाती हैं इस पर, ठीक है। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो हमें बहुत सी पुस्तकों में हमें मिलता है वो है हिंदी का शाब्दिक अर्थ है हिंद का, और हिंद शब्द बना है संस्कृत के सिंधु से। अब क्या होता था कि जैसे कि आप सभी को पता है कि पंजाब जो शब्द है उसमें पंजाबी रहते हैं, है ना, उनको पंजाबी कहा जाता है। उसी तरह से कुछ कहानी ऐसी इसकी भी है, जैसे कि सिंधु से बना सिंध, सिंध से बना हिंद, और हिंद से बना हिंदू। अब इसका कारण क्या है कि जो फारसी लोग थे, ठीक है, वो स को ह पुकारते थे, ठीक है, स को ह पुकारते थे। अब वो स को ह पुकारने लगे तो बन गया हिंद, हिंद से बना हिंदू। संस्कृत का सिंधु फारसी में क्या था, हिंदू, क्योंकि वो स को ह पुकारते थे और ध को उन्होंने बाद में उसका उच्चारण जो है वो द के रूप में कर दिया तो बन गया हिंद। अब हिंद प्रदेश में कौन लोग रहते हैं, हिंदू। तो कुछ इस तरह से हिंदी शब्द हमारे सामने उभर कर आता है। अब आपके पास अंतः मूलतः सिंधु नदी से पश्चिम की ओर रहने वाले लोग, अब जो आपको पता है कि दो कबीले बने हुए थे, अब लोग पहले कबीलों में रहते थे, तो जो पश्चिम के लोग थे वो क्या करते थे, जो सिंधु नदी के पूर्व की ओर जो लोग रहते थे ना, सिंधु नदी के जो पूर्व की ओर रहने वाले और पश्चिम की ओर रहने वाले, अब जो पश्चिम की ओर रहने वाले लोग थे वो सिंधु नदी के जो पूर्व की ओर लोग रहते थे उन निवासियों को इन्होंने हिंदू कहा, क्योंकि हिंद, सिंधु, हिंदू, हिंद, ठीक है, सिंध से बना स से हिंद, हिंद से बना हिंदू, तो हिंदू कहना कहना शुरू कर दिया। उस भूभाग को हिंद कहा और उनकी भाषा कहलाई हिंदी। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे पंजाब में रहने वाले पंजाबी हैं, उसी प्रकार से हिंद भूभाग पर रहने वाले हिंदी बोलेंगे, ऐसा उनका मानना था। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो कबीले होते थे, एक कबीले वाले दूसरे कबीले वालों को कुछ नाम से पुकारते थे, तो इसी तरह से जो पूरब में रहने वाले थे उनको जो है पश्चिम वालों ने कहा कि पूरब में रहने वाले जो है वो सिंधु नदी के किनारे रहते हैं पूरब में, तो ये हिंदू है, हिंदू, ठीक है, सिंधु से हिंदू, हिंदू से अगर हिंदू है तो उनकी भाषा कहलाई हिंदी, ठीक है। ऐसे एक बहुत सी एक अटकलें ये भी लगाई जाती है कि सिंधु से बना हिंदू, ठीक है, बाद में हिंदू जो है वो ध जो है वो हिंदू में कन्वर्ट हुआ, फिर बना हिंदू, ठीक है, हिंदू बना फिर बना क्या, हिंदीक, ये भी कहा जाता है कुछ पुस्तकों में हिंदीक, ठीक है। हिंदीक में क्या है, क जो है वो बाद में लोप हो गया, लोप यानी कि गायब हो गया, गुप्त हो गया, बाद में हमारे पास शब्द बचा हिंदी। तो कहते हैं कि हिंदी जो शब्द है वो इस प्रकार से निकला है, ठीक है। तो सिंधु नदी के जो पूर्व की ओर रहने वाले लोग थे उनको हिंदू कहा गया और उनकी भाषा को हिंदी कहा गया। भारतीय संघ की राजभाषा, राष्ट्रभाषा तथा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली राज्यों, केंद्र शासित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजभाषा जो है वो हिंदी, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना कि भारतीय संघ की राजभाषा, ठीक है, भारतीय संघ में राजभाषा शब्द उपयोग किया गया है। हिंदी भाषा का विकास, अब हमने जानना है हिंदी भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें से आपको मैंने पहले बताया कि वैदिक संस्कृत है, एक है लौकिक संस्कृत। 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 800 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत है, ये हमने अभी कुछ क्षण पहले ही जाना है, आपको मैं दिखलवा देता हूं अगर कोई
आपको किसी तरह से, हाँ 1500 से 800 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद फिर आई पाली, ठीक है, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर आई हिंदी। अब हिंदी का जो है, हिंदी का जो प्रचलन है वो किससे हुआ है? शोरशैनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? शोरशैनी अपभ्रंश से, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही हिंदी आई है ना, तो शोरशैनी अपभ्रंश से हिंदी का जो है प्रचलन हुआ है। हिंदी जो आपको मैं इस चार्ट देखो संपूर्ण है, इसमें आपको हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन हो या बच्चों को हो, तो मैं आपको इसमें से मेन मेन बता देता हूं कि क्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हिंदी किस भाषा परिवार से है? शोरशैनी अपभ्रंश से। ठीक है, भारोपीय परिवार से है, और शोरशैनी अपभ्रंश से हिंदी का जो है विकास हुआ है। और खड़ी बोली जो है वो मानक हिंदी है। पूछा जा सकता है कि मानक हिंदी किसे कहा जाता है? तो खड़ी बोली को कहा जाता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखना। खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है वो कौरवी है। ठीक है, दूसरा नाम जो है कौरवी है। खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, मानक हिंदी भी कहा जाता है। और शोरशैनी अपभ्रंश से हिंदी का जो है प्रचलन हुआ है, ये भी याद रखना। किस भाषा परिवार से है? तो भारोपीय परिवार से संबंधित है। ठीक है, ये क्या है? जो है भाषा परिवार से संबंधित है। ओके, तो इसी के साथ जो है हमारे पास जो अन्य कुछ जैसे कि ब्रज है, बांगरू है, बुंदेली है, कनौजी है, दखनी है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चार्ट पूरा था जिसके लिए आपको ये रखना जरूरी था। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए हमने रख दिया है। तो मेन जो है वो है खड़ी बोली। आपको खड़ी बोली के बारे में पूछा जा सकता है। मानक हिंदी जो है वो खड़ी बोली है, और कौरवी भी कहा जाता है, और हिंदी का निर्माण शोरशैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड जिसके माध्यम से हमने जाना। अब इसके बारे में थोड़ा सा रह गया था, तो ये है कि प्रारंभिक काल, मैंने बताया था हिंदी का प्रचलन 1000 ईस्वी के करीब हो चुका था, और ये 1500 ईसा सॉरी 1500 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके बाद मध्यकाल आया 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी, और 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक हमने मध्यकाल में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि जो है भाषाओं के बारे में जाना। फिर आया हमारे पास आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है उसमें हमने जो है आधुनिक काल में मानक हिंदी है, उसके बाद खड़ी बोली का धीरे धीरे प्रचलन शुरू हो गया था। अब यहाँ जो है आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत, और अपभ्रंश जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, ओके, तो कुछ क्वेश्चन है इनसे संबंधित वो हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में और भी आ सकता है, आपको आए, ताकि पता लगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल तैयार बर तैयार हैं इसके लिए। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी मागधी, और डी शौरशैनी अपभ्रंश। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति मैंने आपको बताई थी, कि अभी मैंने आपको बताया था कि कहां से हुई है, तो हुई है हमारी शौरशैनी अपभ्रंश से। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा, ये मैंने आपको अभी बताया कि हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से हुई है, तो वो यह शौरशैनी अपभ्रंश से, मैंने अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपने बताना है कि कौन सा क्रम बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। बी में है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली। सी ऑप्शन में अपभ्रंश, पाली, प्राकृत और हिंदी। डी हिंदी, पाली, अपभ्रंश और प्राकृत। देखिए बच्चे, मैंने आपको इसके सीक्वेंस के बारे में, अनुक्रम के बारे में बिल्कुल आपको बताया है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर ए ऑप्शन जाएगा।
है ना। मैंने अभी आपको कुछ क्षण पहले ही ए ऑप्शन लगवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, अवहट भी आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कई बार एग्जामिनर अवहट नहीं देता, मैं बार बार अपनी इसी बात को दोहरा रहा हूं। तो अवहट और हिंदी, सॉरी, अपभ्रंश में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। तो अवहट, फिर आता है हिंदी। ये जो है भाषा का पड़ाव है सारा का सारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, भारत संघ की राजभाषा है। ठीक है, ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत संघ की क्या है, राजभाषा। ए ऑप्शन में आएगा हिंदी। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन आपका कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। क्योंकि राजभाषा शब्द जो है हमें अनुच्छेद में मिलता है, बट हमें राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द भी हमें संविधान में देखने को नहीं मिलता है। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो जो अधिकतर भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास है वो किस लिपि से माना जाता है अधिकतर? तो ए शारदा, बी खरोष्टी, सी ब्रह्मी, डी सी कुटिल और डी ब्रह्मी। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ माना जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? देखो, आपको जितना करवाया गया है ना, बस उसी में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी पहाड़ी और डी अवधि। तो आपके पास जो मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है वो है खड़ी बोली। आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। देखो, मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूं उसी स्लाइड पर। ये देखो, मैंने यहां लिखा हुआ है ना, मानक हिंदी। मानक हिंदी खड़ी बोली से विकसित हुई। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। ये यहां से मैंने आपको पहले ही जो है बता दिया था। तो देखो, आपका जो है वो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। ठीक है, हिंदी की आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि यानी कि अरबिक, जननी यानी कि माँ। तो हिंदी की माँ, माता या माँ कौन है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। देखो, मैंने भाषा का आपको सीक्वेंस बताया, ये देखिए। तो इसमें सबसे पहले संस्कृत है। तो देखो, हमारा सीधा सा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन। संस्कृत जो है हिंदी की आद जननी कही जाती है। तो ए ऑप्शन जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान में किस भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। भारतीय संविधान में किस भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ए अंग्रेजी, बी में ऑप्शन में है हिंदी, सी उर्दू, डी तमिल। तो बिल्कुल आसान सा है, क्योंकि हमने इस स्लाइड के माध्यम से भी जाना। देखो, मैं आपको हर जो क्वेश्चन है वो इन्हीं से संबंधित करवा रहा हूं, जैसे कि आपके पास ये है। ठीक है, ये रहा भारत संघ की राजभाषा। ठीक है, और राजभाषा हिंदी है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा? हिंदी। ठीक है, तो बी ऑप्शन में हमारे पास हिंदी है, तो राइट हो जाएगा। जितना आपके पास हमने अभी समझा है, जितना हमने पढ़ा है, उससे संबंधित ही क्वेश्चन है आपसे ये। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सबसे पहली स्लाइड में हमने ये जाना था, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ए भारोप्य, बी द्रविड़, सी आस्टिक, डी चीनी तिब्बती। तो भारोप्य, भारत प्लस यूरोप। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोप्य परिवार से। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? भारोप्य परिवार से संबंधित है।
वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान में हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? ए अवधी है, बी ब्रज भाषा है, सी खड़ी बोली है, डी देवनागरी है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या माना जाता है? तो वर्तमान में हम जो है खड़ी बोली का उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान में हम क्या करते हैं? खड़ी बोली का उपयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको यहां से भी पता चल जाएगा। मैं फिर आपको बार बार उसी स्लाइड पर लेके चलता हूं। वर्तमान में हम खड़ी बोली का उपयोग करते हैं, जिसको कोरवी कहते हैं, जिसको मानक हिंदी कहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो चल रही है हिंदी वो है खड़ी बोली और मानक हिंदी, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं दोनों में से। तो खड़ी बोली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। हिंदी किस भाषा का शब्द है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। ए संस्कृत, बी पाली, सी फारसी, डी अरबी। क्या हो सकता है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका कि फारसी भाषा का शब्द है। आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार से का शब्द है? तो हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जितना हमने आज इसमें कवर किया है उससे संबंधित क्वेश्चन है, काफी आसान लगे होंगे आपको, क्योंकि आपने जैसे ही उसको रीड किया, उसको पढ़ा या समझा, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपको रखे गए हैं, है ना। तो इसी के साथ साथियों, आप साइकोलॉजी प्लस सीडीपी साइकोलॉजी का अगर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये टिल एग्जाम तक आपको जो है ये कोर्स दिया जा रहा है। ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज होंगे। मात्र 1999 में आपको ये जो है नोट्स मिल रहे हैं। साइकोलॉजी कंप्लीट पैडागोजी आपको दी जा रही है। ठीक है, मात्र जो है 3499 में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज होंगे। टिल एग्जाम तक आपका जो है रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए हम नंबरों को डायल कर सकते हैं। फ्री डेमो के लिए आप टैट बजर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के का आप बड़े ही आसानी के साथ एक हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आसान सा काम करना है, आपने अपना नेम, पेपर, जिस भी पेपर से आप संबंधित हो, अगर आप पीटेट से हो, ये 1994 ईटीटी संबंधित हो, या अगर कोई भी आपका एग्जाम है, आप उस एग्जाम को टाइप कीजिए। सिटी अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से संबंधित हो तो अपने गांव का भी नाम टाइप कर सकते हैं। जेंडर टाइप करना है अपने, मेल फीमेल टाइप कर आप इन नंबरों के माध्यम से एक मैसेज करो। आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बड़े ही आसानी के साथ बन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है कुछ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। ठीक है, आपके साथ फिर से जो है एक नए लेक्चर में आपके साथ हम फिर रूबरू होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।